जियाई गैंग उसके पास गया और एक भयावह नजर से उससे बात करने के लिए कहा। उसके हाव भाव देखकर जियांग डर गया और कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने उसे समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था। यह देखकर कि जियांग बहुत डरा हुआ था, जियाई गैंग शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। वह उसके पास गया और एक हाथ कमर पर रखते हुए उसने दूसरा हाथ कंधे पर रखा, आंखें बंद कीं और यह देखकर जोर से हंसने लगा कि वह भी घबरा गया है। उसे नहीं पता था कि गुप्त क्षेत्र में राक्षसों को मारने के बाद उसका साहस कहाँ चला गया था। जियांग को पागलों की तरह पसीना आने लगा। उसने जियाई गैंग को देखना शुरू किया और उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। वह सोफे पर बैठ गया और एक हाथ उस पर टिकाते हुए उसने दूसरा हाथ छत की ओर बढ़ाया और शांत भाव से समझाया कि वह उसकी टांग नहीं खींच रहा था, बस अगर वह अभी बात नहीं करना चाहता था तो वह उस पर दबाव भी नहीं डालना चाहता था। जियांग के पास जितने ज्यादा कार्ड होंगे, जियाई गैंग उतना ही खुश होगा। भविष्य में नाइट वॉच नई सफलताएं हासिल करने के लिए उस पर भरोसा करेगी। जियांग आखिरकार शांत हो गया और उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और एक ईमानदार मुस्कान के साथ उससे चिंता न करने को कहा। उसने अभी कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया, लेकिन बदले में वह उसे महाकाव्य स्तर का उपकरण दिलाने जा रहा था। चाचा जियाई गैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जियांग के इरादे की सराहना की, लेकिन महाकाव्य स्तर का उपकरण प्राप्त करना आसान नहीं था। जवाब में जियांग ने समझाया कि वह गंभीर था। जियाई गैंग ने फैसला किया कि अब गंभीर होने का समय आ गया है। उसने छत की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे एक जादुई घेरा दिखाई देने लगा। गंभीर नजर से उसने सोचा कि यह अच्छा है कि जियांग के पास एक अस्त्र है, लेकिन कुछ बातें थीं जिन्हें उसे स्पष्ट करने की जरूरत थी। जादुई घेरे के भीतर से 3 पट्टियां बंधी लाशें निकलीं और वे जियांग के सामने जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अंकल जियाई गैंग से पूछा कि यह क्या है और ये लाशें कहाँ से आई हैं। जियाई गैंग ने जियांग को घूरना शुरू कर दिया और उसे बताया कि ये लोग कम से कम 60 या उससे ज्यादा स्तर के तीसरी कक्षा के मास्टर थे। यहाँ तक कि 90 से ज्यादा स्तर के 2 चौथी कक्षा के ग्रैंड मास्टर भी थे। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें हल्के में लिया जा सके, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा था जिसे जियाई गैंग भी नहीं संभाल सकता था। वह सिर्फ लाशें इकट्ठा करने वाला था। जियांग कुछ घबरा गया और जैसे ही उसके गाल से पसीने की बूंदें गिरने लगीं, उसने लाशों को देखना शुरू कर दिया और एक डरी हुई नजर से जियाई गैंग से पूछा कि क्या ये सभी लोग उसे मारना चाहते थे। शांत भाव से जियाई गैंग ने उसे बकवास करना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि ये लोग मुहंक्यू को मारने गए थे, लेकिन वे सभी उसके रक्षकों द्वारा गुप्त रूप से समाप्त कर दिए गए थे। जियांग उसकी ओर मुड़ा और एक भ्रमित नजर से पूछा कि ये लोग मुहंक्यू को क्यों मारना चाहते थे। जवाब में उसने एक स्क्रॉल निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे सामग्री पढ़ने के लिए कहा। जियांग ने स्क्रॉल को दोनों हाथों से लिया, इसे खोला और पढ़ना शुरू किया। यह स्क्रॉल एक शानदार ग्रीष्मकालीन शिकार वर्गीकरण था। सूची में पहला स्तर 46 का कोई व्यक्ति था जिसका नाम यिंग झान था, एक अजय वंशज जो राजधानी के युद्ध क्षेत्र में था। उसे मारने से दिव्य पुरस्कार मिलेंगे। सूची में दूसरा स्तर 46 का कोई व्यक्ति था जिसका नाम जियाई जुआन्यू था, एक अजय वंशज जो शंघाई नामक मधु युद्ध क्षेत्र में था। उसे मारने से 3 दिव्य पुरस्कार मिलेंगे। सूची में तीसरे स्थान पर 45वें स्तर का कोई व्यक्ति था जिसका नाम जियांग वुशुआंग था, जो एक अजय वंशज था। वह यांगत्जी नदी के दक्षिण में युद्ध क्षेत्र में था जिसे जियांगन कहा जाता था।
उसे मारने से 3 दिव्य पुरस्कार मिलेंगे। सूची में 12वें स्थान पर 41वें स्तर का कोई व्यक्ति था जिसका नाम जियाओ बाइहान था, जो एक राष्ट्रीय रक्षक वंशज था। वह यांगत्जी नदी के दक्षिण में युद्ध क्षेत्र में था जिसे जियांगन कहा जाता था। उसे मारने से 2 दिव्य पुरस्कार मिलेंगे। जियांग को नहीं पता था कि यह शानदार ग्रीष्मकालीन शिकार सूची क्या थी। सभी ऐसे नाम थे जिन्हें उसने पहले नहीं सुना था। थोड़ा और ध्यान से देखने पर उसने जियाओ बाइहान नाम देखा। आश्चर्यचकित नजर से उसने जियाई जियांग से पूछा कि क्या यह जियाओ परिवार का सदस्य नहीं है जिसने देश की रक्षा की। उसने जियांग को एक गंभीर भाव से देखना शुरू किया और जवाब दिया कि हाँ, वे सभी उसकी पीढ़ी के शिविर के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जियाओ बाइहान उनमें से एक था। वह 8 युद्ध क्षेत्रों के तियानझो शिविर में भी भाग लेने जा रहा था और जियाओ बाइहान यांगत्जी नदी के दक्षिणी युद्ध क्षेत्र में जियांग के साथ रहने वाला था। गंभीर नजर से जियाई जियांग ने उसे समझाया कि अगर कोई 7वें परिवर्तन में था तो उसे राजा रक्षक माना जाता था। अगर कोई 8वें परिवर्तन में था तो उसे देश रक्षक माना जाता था और अगर कोई 9वें परिवर्तन में था तो उसे अजय माना जाता था। ग्रेट जिया के शीर्ष 100 विलक्षण लोग कम से कम सीलबंद राजाओं के वंशज थे। म्यूहेंगयू जियांगन में सीलबंद राजाओं के 12 वंशजों में से एक होने के नाते केवल 77वें स्थान पर कब्जा करने में सक्षम था। स्क्रॉल पर सभी थे, इसलिए उसके बारे में जानकारी। वह 77वें स्थान पर थी, सीलबंद राजा की वंशज थी और वह जियांगन युद्ध क्षेत्र में थी। उसे मारने से दिव्य स्तर का इनाम मिलेगा। जियाई जियांग ने जियांग को देखना शुरू किया और समझाया कि अगर वंशज शक्तिशाली थे तो देश पर शासन करने वाले जाओ परिवार और भी शक्तिशाली होंगे। कई मिनट बाद जियांग ने पूरा स्क्रॉल पढ़ना समाप्त कर दिया। जियाई जियांग के पास गया और उसे वापस कर दिया। एक गंभीर नजर से उसने पूछा कि क्या उसने उसे यह दिखाया था ताकि वह तियानझो शिविर में बहुत अप्रस्तुत न हो। उसने स्क्रॉल को अपने हाथ से लिया और हाँ में उत्तर दिया। जितनी अधिक शक्ति वह प्रदर्शित करेगा उतने ही अधिक खतरे वह खुद को उजागर करेगा। उसने जियांग से कहा कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो वह खुद को लापरवाही से उजागर न करे। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, खोई हुई नजर से जमीन को देखने लगा और समझाया कि अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास महान शक्तियों का समर्थन था, लेकिन उसके चाचा जियाई जियांग, हालांकि उनके पास एक अच्छा गुरु था, उन्होंने कलाओं को अच्छी तरह से नहीं सीखा था और अब तक केवल तीसरे स्तर के गुरु थे। उन्हें डर था कि वे जियांग की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चलना शुरू किया और जियाई जियांग से कहा कि वे इस बात को ध्यान में रखेंगे और तियानझो शिविर में किसी को भी अपनी शक्ति का खुलासा नहीं करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फिर से जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया और सोचा कि चाचा जियाई जियांग न केवल अपनी शक्ति छिपाने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ उन्हें याद आया कि उन्होंने कहा था कि गुप्त क्षेत्र में जियांग का प्रदर्शन दूसरों की तुलना में बेहतर था। अगर यह बात सामने आ गई तो वह निश्चित रूप से रैंकिंग में म्यूहांक्यू से ऊपर होगा। लेकिन कुछ अजीब था, उसने लौटने के बाद से किसी से एक भी शब्द नहीं कहा था और उसका रहस्य छिपा रही थी। वह खड़ा हुआ और अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखते हुए जियांग के पास गया। वह उसकी आंखों में एक इशारा भरी नजर से देखने लगा और एक मुस्कान के साथ उससे ईमानदार होने के लिए कहा। उसने पूछा कि उसने म्यूहंक्यू के साथ क्या किया है। उसे याद आया कि गुप्त क्षेत्र में केवल नेक्रोमेंसर थे। उसने सोचा कि जियांग के स्वाद वास्तव में अजीब थे।
यह सुनकर जियान ने भ्रमित भाव से जियाई जियान को देखना शुरू कर दिया और पसीने से तरबतर हो गया। विषय के बारे में बात करना बंद करने के लिए उसने जल्दी से उसकी ओर पीठ कर ली और जैसे ही वह दूर जा रहा था उसने अपने हाथ से अलविदा लहराना शुरू कर दिया और समझाया कि वह स्नान करने जा रहा है और फिर सो जाएगा क्योंकि वह थोड़ा आराम करना चाहता था। भ्रमित नजर से जियाई जियान ने उससे कहा कि उसने यह नहीं कहा था कि यह एक बुरी बात है। कई घंटे बाद अंधेरा होने लगा और जियांग अपने अपार्टमेंट में लौट आया। उसके सामने एक मेज थी जिस पर जार का एक गुच्छा था। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे और एक प्रसन्न नजर से जार को देखने लगा। उसने तीसरे स्तर के रक्त की 33 इकाइयां और चौथे स्तर के रक्त की 14 इकाइयां खरीदी थीं। इसे पाने के लिए उसने अधिकांश उपकरण बेच दिए थे। यह कीड़ों के लिए दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसने एक जार लिया, ढक्कन हटाया, बैंगनी रक्त को अपनी बाह पर डालना शुरू किया और मुस्कुराते हुए छोटे कीड़ों से कहा कि वे बाहर आ जाएं क्योंकि खाने का समय हो गया था। उसने पहले परिष्कृत तीसरे स्तर के रक्त से शुरुआत करने का फैसला किया। यह 60 से ऊपर के स्तर वाले 3 मानव परिवर्तनों के स्वामी को खाने के बराबर था। सिर्फ एक जार निकालने के लिए सैकड़ों क्रूर जानवरों की जरूरत थी। उसने कीड़ों से कहा कि उनके पिता ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। छोटी नाइन को खून की गंध सूंघने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह खुद को प्रकट करती है, जियांग के सिर पर चढ़ जाती है, भूखी निगाहों से उसकी बाह को देखने लगती है और उसे समझाती है कि वह भी खाना चाहती है। जब खून उसकी बाह के चारों ओर तैर रहा था तो उसने लिटिल नाइन को प्रसन्नता से देखना शुरू किया और उसे अभी खाना न खाने के लिए कहा क्योंकि उसे प्रजनन करने में अभी बहुत समय लगेगा। यह सुनकर वह उदास हो गई। उसने दोनों हाथों से जियांग के बाल पकड़ लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक छोटी लड़की की तरह रोने लगी। यह देखकर वह कुछ हद तक उलझन में पड़ गया। उसने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, उसे अपने सिर से नीचे उतारा और उसे एक जार के ऊपर मेज पर फेंक दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हालांकि पहले तो वह नहीं चाहता था, अंत में उसने उसे खाने दिया। उसने जार का ढक्कन पकड़ा और भूखी नजर से उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि वह सबसे अच्छा था। उसने जार से ढक्कन हटाया, उसके अंदर एक स्ट्रॉ डाला और पीना शुरू कर दिया। वह 18वें स्तर पर थी और 19वें स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया में थी। जब वह पी रही थी, जियांग ने खून का एक और जार पकड़ा, ढक्कन हटाया और फिर से अपने हाथ में खून डालना शुरू कर दिया। यह लेवल 4 का खून था, जो लेवल 90 या उससे ऊपर के महान मानव गुरु के बराबर था। खून की गंध आने पर कीड़े उसके शरीर से बाहर निकल आए और खून पीने लगे। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी और उसे सूचित किया कि 9 मियास्मा विंग कीट लार्वा की प्रजनन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रत्येक कीट कुल 40 से 60 लार्वा का प्रजनन कर सकता था। दिव्य विकासवादी त्वरण प्रगति पर था। और भी कीड़े उसके शरीर से बाहर निकले और खून पीना शुरू कर दिया और अलग हो गए। कुछ मिनट बाद एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे सूचित किया कि कीट प्रजनन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब कुल 1,00,000 संतानें थीं। उस समय जियांग के हाथ से नन्हे नौ की जहरीली धुंध निकलने लगी जो कीड़ों से बनी थी। उसने अपने हाथ को देखना शुरू किया और यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आश्चर्यचकित नजर से वह सतर्क हो गया और आश्चर्य करने लगा कि क्या हो रहा है। कई सेकंड बाद कीट लार्वा उसके हाथ से निकलने लगे। उसने कीटों को बाहर आने से रोकने के लिए अपना हाथ पकड़ लिया, लेकिन यह व्यर्थ था। 1,00,000 कीट लार्वा निकले और उसके अपार्टमेंट के चारों ओर उड़ने लगे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गए।
जियांग ने छत को देखना शुरू किया और यह देखकर वह घबरा गया और उसने सोचा कि कीट विद्रोह कर रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, उसे छत की ओर बढ़ाया, अपने दांतों को जोर से भींचा और सभी कीड़ों को आदेश दिया कि वे कीटों के घोंसले में वापस जाएं और स्थिर रहें क्योंकि उसने उन्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा था। कीड़े उसकी बाह में घुसने लगे और कीटों के घोंसले में वापस जाने लगे। जब उसने एक तरफ देखा तो उसने देखा कि कीड़ों ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पेंटिंग और टेबल का एक हिस्सा खा लिया था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि कीड़े भयानक थे और घर में रहते हुए उन्हें बाहर निकालना खतरनाक था क्योंकि वे इसे नष्ट करने में सक्षम थे। टेबल पर लिटिल नाइन लेटी थी। वह खून के एक जार को चाट रही थी और गुस्से से हर बूंद का आनंद ले रही थी। जियांग ने उसे अपने शरारती बच्चों की देखभाल करने के बजाय केवल खाने के बारे में सोचने के लिए डांटा। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसकी सांख्यिकी खिड़की दिखाई दी। वर्तमान में वह 26वें स्तर पर था, कीटों के शासक की पहचान रखता था, दिव्य पद सृजन का पेशा रखता था और उसकी प्रतिभाएं सभी चीजों का विकास स्तर एक, दिव्य विकास स्तर एक, पैतृक वृक्ष थीं। लिटिल नाइन की सांख्यिकी विंडो भी दिखाई दी। वह एक स्तर 21 कीट माँ थी, या जिसे 9 पंखों की मियास्मा के रूप में भी जाना जाता था। वह आपदा स्तर पर थी। उसकी संतानों की संख्या 1,00,000 इकाई थी और उसकी लड़ाकू शक्ति का मूल्यांकन 197 सितारे था। यह देखकर कि उसके पास 197 सितारों की लड़ाकू शक्ति थी, जियांग खुशी महसूस करने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। यह बहुत जल्दी सुधर गया था। वह लगभग तीसरे स्तर के गुरु के स्तर पर थी। जबकि उसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और सोचा कि सब कुछ तैयार है। अब बस इंतजार करना और कल तियानजियाओ शिविर में जाना, एक बार में स्तर 30 तक पहुंचना और लिटिल नाइन का दूसरा प्रजनन पूरा करना बाकी था। जियांग ने सेक्सी लिटिल नाइन की कल्पना करना शुरू कर दिया और एक हर्षित नजर से उसने सोचा कि उस पल में वह एक नई माँ कीट प्राप्त करने में सक्षम होने जा रहा था। उसी समय जेन टैंग नाइट वॉच के मुख्यालय में लौट आई। एक आश्चर्यचकित नजर से उसने झाई गैंग से पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह हस्तक्षेप करने के लिए तियान दाओ वांग की तलाश करे। उसे नहीं पता था कि जियांग चेन के मामले पर इतना उपद्रव करना जरूरी था या नहीं। झाई गैंग उसके सामने सोफे पर बैठा था, जबकि उसका एक हाथ सोफे की बाह पर टिका हुआ था। उसने दूसरा हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसे समझाया कि वह ऐसा सिर्फ मामले की वजह से कर रहा है। वह जानता था कि नदी के दक्षिण में युद्ध क्षेत्र में जियांग जाओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति जाओ बेहान से मिलेगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि तियानझाओ शिविर में कोई रहस्य नहीं था जिसे छिपाया जा सके। वह फर्श की ओर देखने लगा और एक ईमानदार नजर से उसे समझाया कि जियांग में कुछ ऐसा था जो उसे डराता था। वह जियांग के जहर के बारे में चिंतित था। वह जानता था कि वह उनसे कई रहस्य छिपा रहा था। एक गंभीर नजर से वह झाई गैंग को घूरने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह संभव था और उसने उसे डराने के लिए भी नहीं कहा। उसे याद आने लगा कि बहुत समय पहले क्या हुआ था। 600 साल पहले भक्षक ने गड़बड़ी की थी और महान जिया ने निषिद्ध व्यवसायों का निर्माण किया था। एक बार पता चलने पर निषिद्ध व्यवसायों के उपयोगकर्ताओं को सीधे समाप्त कर दिया गया। वह खड़ी हुई और डर से भरी नजर से उसने उसे समझाया कि अगर जियांग चेन के पास वास्तव में कोई निषिद्ध पेशा था तो यह जागने के क्षण में पता चल जाएगा। उसे विश्वास था कि झाई गैंग बस पागल हो रहा था। झाई गैंग ने अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लिया और डर से भरी नजर से जमीन की ओर देखने लगा और सोचा कि उसे उम्मीद है कि यह वैसा ही होगा जैसा वह कह रही थी
कि सिर्फ वह ही पागल हो रहा था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।